हे प्रणय और सौरभ, कैसे हैं आप? बढ़िया ख्याति। प्रणय तुम बताओ। बस ठीक। लास्ट टाइम मैं सर्दी खांसी जुकाम से मारा हुआ था। आज इस बार बेहतर हो गई तबीयत, तो ठीक हाँ, है। आज एकदम शेव वेव करके अच्छे बच्चे बन के भी आए हुए हो, क्या बात हाँ हाँ, आज इंसानों टाइप दिख रहा हूँ मैं। एक नई यूजीसी की कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है, तो सोच रहे थे कि आज उस पे डिस्कशन करें। हाँ हाँ, ये फॉरेन हम्म। यूनिवर्सिटी ना, हम पहले भी एक दो बार मेंशन कर चुके हैं इस टॉपिक को, पर डिटेल में नहीं चर्चा हुई कभी, पर पासिंग रेफरेंस तो एक दो बार हुआ हुआ है, राइट प्रणय? हाँ हाँ, ये एक रिफॉर्म के बारे में जब भी मुद्दा आता है एजुकेशन का, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बात की है। हम्म हम्म। तो अच्छी बात है, सरकार अब कर ही रही है, तो फाइनली उन्होंने आई थिंक काफी इसमें तिकड़ में और ये सब लूप होल, मैंने देखा सरकार लूप होल से बड़ा डरती है। उनको लगता है कि हर स्कीम के सिर्फ जो है फायदा उठाने वाले लोग आने वाले हैं, और ऐसा शायद हुआ भी है हिंदुस्तान में, तो ऐसा भी नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी तो ऐसी चलती है, पहले चूना लग चुका है तो फिर दूसरी बार आप बोलते हो भाई दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है ना। तो हम्म इतने और ये वाली एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे इन्होंने पॉलिसी इतनी बार घोषित करी है और उसमें इतने शिकंजे लगाए हैं कि कोई आता ही नहीं है। तो हम्म फिर वो हम्म एकदम एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी इन्होंने इशू करी है, जो कि अब धीरे धीरे जो है उसको उन्होंने ढीला छोड़ा है, और उम्मीद करी जा रही है हर बार कि इस बार तो आ जाएंगे लोग। तो अभी भी मालूम नहीं है, इनको लग रहा है कि इस बार आ जाएंगे, मुझे लगता है शायद आ जाएंगे। हम्म। पर ये कुछ इस तरीके की ऐसी कोई और पॉलिसी है क्या प्रणय, जहां पे हम बुला रहे हैं लोगों को, लोग आ नहीं रहे हैं, और हम धीरे धीरे ढील छोड़ रहे हैं? याद, सेमीकंडक्टर चिप, फैब। हाँ, फैब फैब भी ऐसी पॉलिसी है जहां हम काफी दिनों से आवाज लगा रहे हैं, पर कुछ एक तरफा प्यार ही है अभी तक। तो हाँ। बट थोड़ा हाँ, कंटेक्स्ट के लिए थोड़ा समझाइए ना कि पॉलिसी क्या ला रहे हैं आगे, इसमें क्या हुआ था ऑलरेडी, चला क्यों नहीं चला, कुछ बैकग्राउंड ताकि समझ में आए श्रोताओं को। हाँ बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, यूजीसी, इन्होंने हालिया एक ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाला है। और ये ड्राफ्ट ही है, मतलब अभी तक इसका कोई लागू नहीं होगा। इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, उसके बाद वो लोग फाइनल रूल्स निकालेंगे, उसके बाद ये शायद एक्शन होगा। तो खैर, ये मेन पॉलिसी का उद्देश्य उन्होंने बोला है कि कई लोग भारत में उम्दा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और कई लोग भारत से बाहर चले जाते हैं उस एजुकेशन के लिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही है, यूक्रेन में भी 18,000 भारतीय मेडिकल छात्र हैं। तो वो एक मुद्दा वो लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे बुलाएं उस वजह से। तो आइडिया ये है कि उद्देश्य उन्होंने ये बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और भारत का एजुकेशन सेक्टर भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि कुछ कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ शायद अपना कैंपस यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो ये उद्देश्य है। तो अब क्या ये नीति क्या करती है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये पहले जैसे सौरभ बोल रहे थे, ये आइडिया बहुत पुराना है। सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी 1995 में, तब से ये चल रहा है। पर उसके बाद अभी तक बैन था एक्चुअली, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस नहीं स्थापित कर सकती। लेकिन अलग अलग तरीके की चीज़ें हुई। तो पहले 1995 में शुरुआत हुई, आगे नहीं बढ़ी बात। फिर 2005-06 में फिर से बात उठी, पर कैबिनेट ने ही इसे अप्रूव नहीं किया। फिर 2010 में थोड़ी एक्चुअल इम्प्रूवमेंट हुआ, और एक पॉलिसी यूपीए सरकार ने लाई थी, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस बिल। तो वो पार्लियामेंट के थ्रू जाना चाहते थे बाकायदा, और उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। फिर एक स्टैंडिंग कमेटी भी फॉर्म हुई, लेकिन फिर वो बिल मतलब लैप्स ही हो गया। जब तक ये सरकार बदली वो अप्रूव ही नहीं हो पाया। और ऐसा क्यों हुआ? तब ज़्यादातर टाइम जब स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मुद्दा आया, तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों पार्टियों ने इसका अपोजिशन किया। ठीक है, तो अलग अलग कारणों की वजह से। तो अब लेफ्ट ज़्यादा महत्व रखता था उस टाइम पे, क्योंकि वो तो सरकार में थे ना, उनका समर्थन भी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लेफ्ट वाले लोगों ने क्या बोला था तब कि अरे यहाँ पर अगर तुम फॉरेन एजुकेशन लाओगे तो ये व्यवसायीकरण हो जाएगा।
एजुकेशन का, कैसे हो सकता है, नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे लाओगे तो हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और इसीलिए आना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि भारत को हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना है तो उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमें और भी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 खास मुद्दे थे, जबकि उस टाइम का जो बिल था ना वो इस अभी की जो रेगुलेशंस है उससे काफ़ी स्ट्रिक्ट था। तो जैसे अभी की रूल्स और रेगुलेशंस में आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं पैसा। जैसे तो कोई यूनिवर्सिटी आई और उन्होंने पैसा बनाया, प्रॉफिट बनाया, तो वो वापस यूएस या यूरोप ले जा सकती है। तब नहीं ले जा सकती थी। तब रेगुलेशन में ऐसे था कि आपको पहले तो एक 50 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाना है और जो भी पैसा आएगा आपको वापस उसी में इन्वेस्ट करना है। फिर तब तो और भी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि आपने यूनिवर्सिटी 20 साल तक चलाई होनी चाहिए ऑलरेडी कहीं और। फिर आप सिर्फ टॉप 100 या 200 रैंकिंग में होनी चाहिए। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि यार आप 500 टॉप 500 में भी हो तो भी आ जाओ यार। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। और वो भी टॉप 500 अगर आपका डिपार्टमेंट हो तो भी चलेगा, सिर्फ जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हो। अभी काफी ढील दे दी है कि कोई डिपार्टमेंट भी टॉप 500 में तो भी आप वो डिपार्टमेंट लेकर आ सकते हो या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने काफी अपनी तरफ से ऐसा किया। या तो आप अपने देश में एमिनेंट होने चाहिए, आपके देश में आप पहचाने होने चाहिए, ऐसा भी है। तो वो 500 तक भी लिमिटेड नहीं है शायद। हाँ बिल्कुल। तो कई सारी मतलब ढील दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसका। तो खैर तब कम्युनिस्ट पार्टीज ने तो इसलिए अपोज किया, तो इसीलिए सरकार तो आगे बढ़ ही नहीं पाई। और बीजेपी जो अपोजिशन में थी तब उनका मुद्दा ये था कि यार ये ऐसे कोर्सेज ऑफर करेंगे जिससे कि मतलब भारत की संप्रभुता और इंटेग्रिटी को नुकसान हो सकता है। क्या ऊल जलूल चीज़ें पढ़ाएंगे वो हमारे बच्चों को, तो इसीलिए उन्होंने अपोज किया था। तो खैर वो बात तभी रुक गई थी और अब यूजीसी ने ये रूल निकाला है। और ये भी दिलचस्पी की बात है कि इस बार कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी तो इन्होंने बोला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटरनेशनलाइजेशन का भी एक क्लॉज था, तो उसके तहत उन्होंने ये यूजीसी ने सीधा एक रेगुलेशन ही आगे बढ़ा दिया है। तो ये है मुद्दा। तो ये है, हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, पहले बताइए। तो हम तो हमेशा से, एटलीस्ट मेरा तो विचार रहता था कि करना ही चाहिए। तो ये तो शायद हमारे श्रोताओं को शायद पता है मैं किस साइड पर हूँ। तो ख्याति तुम बताओ, तुमको क्या लगता है? हाँ, मैं इस ह्यूरिस्टिक से सोचती हूँ कि क्या ये किसी के लिए ऑप्शन बढ़ाएगा, ये घटाएगा। तो उस एंगल से देखो तो ठीक है, अगर लोगों के ऑप्शन बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट मोटा मोटा तो कोई हार्म मुझे उस एंगल से तो नहीं दिख रहा है कि ठीक है, अगर कोई पहले जो बाहर के देश में जाके पढ़ाई करना चाहता था उसको एक और ऑप्शन मिला है। पता नहीं वो यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी चॉइस के ऊपर है, और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए एक बना तो है कि ठीक है, अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आ गई, उसे कोई वैल्यू लगती है, अगर वो यूनिवर्सिटी ज़्यादा भी पैसे चार्ज करती है, फिर भी उसे लगेगा कि यार ठीक है, मैं अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो मेरा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा होगा फ़ीस के साथ साथ। तो यहाँ पे कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग तो मैं इंडिया का ही बेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर भी हिसाब शायद स्टूडेंट के लिए बेटर बैठे, अगर उसे लगे कि ठीक है ये अच्छा कोर्स मुझे मिल रहा है और उसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है। तो उस एंगल से मुझे उसमें नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। क्या आलोचनाएं हुई हैं इसके ऊपर? ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने आलोचना ही की है इसकी। तो आप लोग माइनॉरिटी में खैर मैं भी थोड़ी और आलोचना कर सकती हूँ, मतलब धीरे धीरे आगे। अच्छा, नहीं खुल के बोलो ना, ऐसे शर्माने की क्या बात है? बताओ क्या आलोचना है? आलोचना तो खैर यही है कि कोई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, ये एक छोटे से हमारे सेक्शन का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये कोई हमारे रेवोल्यूशन नहीं लाने वाला है कि लोगों के लिए अच्छा अभी बहुत सीटें बढ़ जाएगी और हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो शायद खर्चा करके जा सकता है, वो एक लिमिटेड अच्छी चीज़ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक ठीक।
तो ये मेरे को एक और भी चीज लगता है, मतलब अगर मान लो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो शायद बहुत बड़ा कोई नुकसान भी नहीं करेगा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीजों से ही तो देश बनता है। तो ये छोटी मोटी चीज होने देनी चाहिए, लेकिन आज तक इस चीज को इस तरह से रोका गया कि पता नहीं, जैसे हम तो अभी लुट जाएंगे, मर जाएंगे, मैकोलॉजी फिर से आकर के कुछ करने वाले हैं, तो ये इस तरीके का मेरे ख्याल से लोगों के दिल में था। और एक मुझे लगती है चीज प्रणय, मेरे ख्याल से लोगों का शायद दिल इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि अब जो संख्या है भारतीय युवकों की जाने की बाहर, और लड़कियों की भी, लड़के ज्यादा जाते हैं खैर, तो वो बहुत बढ़ गई है पहले से। तो अब शायद लोगों को लग रहा है जब जा ही रहे हैं, रोक तो सकते नहीं हो, तो जा ही रहे हैं तो फिर यहीं पे क्यों ना इंतजाम कर दिया जाए। पहले वो नंबर उतना नहीं था, जब 95 में 2010 में भी हुआ, ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पर मेरे को एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि इससे जाने वालों का नंबर कम होगा, जैसा तुमने बोला ख्याति की उनकी एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी या ये वो, मेरे को लगता है जाने वालों का नंबर कम नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये लोग जो भी सोच रहे हैं ये शायद कुछ ज्यादा ही, मतलब सिर्फ नंबर की दृष्टि से जा रहे हैं। ये जो लोगों की आकांक्षा है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो काफी अमीर बच्चे हैं उनकी आकांक्षा होती है कि हमको हिंदुस्तान के बाहर जाना है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ी जा रहे हैं, उनको है कि पढ़ाई लिखाई तो करनी है और मैं हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ। और जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं भी है उनकी भी आकांक्षा है कि हम देश के बाहर सेटल हो जाएं, और बाहर जाकर के पढ़ना एक सीढ़ी है बाहर सेटल होने की। बिल्कुल। तो ये जो हमको इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, हर साल हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले लोग जो हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर एमिग्रेट कर रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक उसी कड़ी का हिस्सा है। कुछ लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन वो वापस आ जाते हैं क्योंकि आगे कुछ होता नहीं है, पर जाते तो यही सोचकर हैं कि शायद हमारा कुछ हो जाएगा, हम जाएंगे स्टूडेंट वीजा पे, फिर वर्क वीजा मिलेगा, फिर ग्रीन कार्ड मिलेगा, फिर सिटीजनशिप मिलेगी, ये उम्मीद से लोग जाते हैं। तो वो तो आपकी सॉल्व नहीं हो रही है इससे। तो ये मुझे, पर ठीक है, जिस भी वजह से हो रहा है, मैं तो चाहता हूं ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। पर ठीक है, वो थिंकिंग की वजह से शायद ये रेगुलेशन पास हो जाएगा, पर जो वो थिंकिंग है वो गलत है, मेरे को ऐसा लगता है। आपको लगता है कि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी क्या? आप ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कमी है हर चीज की। ठीक है, हाँ। तो कुछ, हम तो बढ़ते हुए देश है, आप जितनी चीजें लगा दो कम है भाई। ठीक है, हाँ। तो हमको तो चाहिए और इन्वेस्टमेंट हो, और लोग आए, इससे क्या कहते हैं, और पढ़ाई लिखाई की चीजें खुलने से क्या नुकसान हो सकता है? हाँ। ठीक है, तो नुकसान क्या हो सकता है, तो करने दो। ये पता नहीं चलेंगे कि नहीं। काफी सारे हिंदुस्तानी लोगों ने भी प्राइवेट कॉलेजेस खोले हैं जो नहीं चले हैं, बंद हो गए हैं, या उनका हो सकता है इनका भी किसी का हश्र ऐसा होगा, अभी होगा तो होगा। वो जो रिस्क ले रहा है वो उसका नुकसान भी सहेगा, और अगर उनको फायदा होगा तो फायदा भी लेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हाँ, इससे शायद भारत की जो कोई किसी भी एक नीति से भारत की एजुकेशन पॉलिसी सॉल्व नहीं हो सकती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि शायद अगर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ एक दो भी यहाँ पे बनेंगे तो वो एक नेटवर्क इफेक्ट तो होता है ना, कि एक कोई इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, शायद और लोग भी वहाँ के लोग एक प्रोफेसर्स होंगे, वो यहाँ से और किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वो ऐसा क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो होती है हर चीज़ की, तो उस तरीके से फ़ायदेमंद होगा शायद। अच्छा, मैं आलोचनाओं पे आता हूँ। तो जो रीजनेबल लोग हैं वो क्या आलोचनाएं कर रहे हैं, हम आप ये वाली पॉलिसी तो भूल जाइए जो पहले लोग कर रहे थे, लेकिन एक लोग कह रहे हैं कि ये नीति असरदार होगी नहीं। तो क्यों असरदार नहीं होगी? एक वो लोग बोल रहे हैं कि पहले तो पूरे विश्व में ही जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस है वो बहुत कम है, वो कह रहे हैं तकरीबन 300 ही है, उनमें से बाय द वे 42 चाइना के अंदर है। तो आप देख लीजिए, अच्छा। चाइना खुद इस नीति का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। पर अच्छा। वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये कई देशों ने ट्राई किया है, कई देशों ने कई बड़ी सब्सिडीज़ भी दी हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे आकर बैठा है, पर ज़्यादातर सिर्फ 300 ही हैं, मतलब पूरे विश्व में। तो वो बोल रहे हैं कि काफ़ी कम है, तो वो बोल रहे हैं भारत में भी शायद नहीं होगा।
अब इस पे मुझे लगता है कि यार अब तुम कतर यूएई जैसे बेस को है भारत के बेस से कैसे कंपेयर कर सकते हो? शायद आपको कॉस्ट बेनिफिट भी तो देखना है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से। वहाँ पे कितने लोग होंगे? ठीक है, उन सबके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन कितने लोग होंगे? लॉन्ग टर्म अगर 30-40 साल के बारे में यूनिवर्सिटी सोच रही है तो भारत जैसी चीज़ पर ज़्यादा बेट लेगी कंपेयर टू यूएई। मुझे तो लगता है वो यूएई वगैरह में वो यही सोच के खोलते हैं कि हो सकता है हिंदुस्तान के बच्चे वहां अट्रैक्ट कर लें। हाँ ठीक है, तो अब वो एनीवे हिंदुस्तान ही है मार्केट, तो भाई हिंदुस्तान में ही ना करे भाई, फिर हम आजू बाजू में क्यों करें? हाँ, और चाइना में हाँ वो 42 है, ये बात ठीक है कि चाइना में जो 42 है उनमें से कोई भी एकदम टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसा ऐसा कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वगैरह ने नहीं बैठा है कैंपस चाइना में। लेकिन वही फिर मुझे लगता है यार टॉप 500 के भी यूनिवर्सिटीज आ जाए तो क्या हर्ज है? मतलब आप ऐसे तो नहीं बोल रहे हो ना कि वो 500 आपके पास जो यूनिवर्सिटीज है उससे बहुत बेहतर है? तो मुझे ये क्रिटिसिज्म ये ठीक नहीं लगा। खैर ये बात हो सकती है जो जैसा लोग कह रहे हैं कि शायद यूनिवर्सिटीज़ और डिमांड करेंगी और ये जो बदलाव है वो काफ़ी नहीं होगा, तो और भी चीज़ें शायद लैंड देना पड़ेगा या कैपिटल, तो वो आगे की बात है। लेकिन ये एक जो रोड़ा था वो तो हटाना ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगता है। इस पर इस आलोचना पे आप दोनों को क्या लगता है? आई मीन सक्सेस, और मुझे लगता है कि नहीं होगी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं होगी तो उसकी प्रॉब्लम है ना, ठीक है? तो इसमें नीति अभी क्या कहते हैं, मतलब इसका क्या वो है, मतलब मुझे कुछ तुक नहीं समझ में आई। अगर नहीं होगा फायदा तो नहीं आएगी वो। हम अपने पता तो पड़ेगा, खोल ही रहे। हाँ पता तो पड़ेगा, देखते हैं। और अभी मैं भी बाय द वे ये कहता हूँ कि पता तभी चलेगा जब फाइनली कोई अच्छे कॉलेजेस आते हैं। नीति तो हम ये ट्राई कर ही चुके हैं, पहले भी हम काफी बार सोच चुके हैं या एटलीस्ट पूछ चुके हैं लोगों से आना चाहते हो, और ये सब कोई आया तो है नहीं अभी तक, है ना? तो ये मैं भी अभी नहीं बोलूंगा कि ये नीति सक्सेसफुली होने वाली है और लोग लाइन लगा के आ जाएंगे, ये तो मैं भी नहीं बोलता। पर मैं कहता हूँ ये कोई आलोचना नहीं है, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा, इसमें आलोचना की क्या बात है ना? ये तो आप किसी भी पॉलिसी के लिए बोल सकते हैं, पता नहीं चलेगी कि नहीं, अरे चलेगी तो पता चलेगा। हाँ, मैं अग्री करती हूँ आपसे, स्पेशली जो आपने कहा नेटवर्क इफेक्ट के एंगल से भी, कि एक एग्जाम्पल बन सकती है। चलो बहुत सारी भी ना आ जाए, एक दो ही थोड़ी ठीक ठाक ही आ जाए, टॉप यूनिवर्सिटी भी ना हो, मिडिल लेयर यूनिवर्सिटी भी हो, तो भी नुकसान क्या है? अगर हो सकता है कि वो थोड़े डिफरेंट कोर्सेज वो वहाँ पे शुरू करें। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट, हम या तो साइंस का कोर्स होता है या तो हमारा कॉमर्स का कोर्स होता है, राइट? वो फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक जो फंडा सबको बहुत आकर्षित करता है कि उनमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन के मौके होते हैं कि आप साइंस का भी कोर्स लो, बीच में ह्यूमैनिटीज़ का भी 1-2 कोर्स ले सकते हो। तो ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंटेड ये वाले मॉडल्स वाली भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आए, 1-2 ही आए, तो वो एक एग्जाम्पल बनेगी कि ठीक है ये भी काम कर सकता है और यहाँ के भी बच्चे हायर होके कुछ अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी कुछ लिबरल आर्ट्स वाली यूनिवर्सिटीज़ आ रही है धीरे धीरे, तो अगर वो और आती है तो अच्छी ही बात है। मतलब बहुत ज़्यादा भी ना आ जाए, थोड़ी ही आ जाए, तो उससे भी इनफैक्ट हमारे यहाँ भी जो प्राइवेट कॉलेजेस को भी एक कंपटीशन मिलेगा कि अभी उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम अपनी क्वालिटी ठीक रखें, वरना अगर वो आती है तो उसका फ़ायदा होगा उनको भी। मतलब जो प्राइवेट वालों को भी थोड़ा कंपटीशन होने से फ़ायदा ही है स्टूडेंट्स को। बट ख्याति, तुम अभी काफी दिनों से यूनिवर्सिटीज वगैरह गई नहीं हो, तो हिंदुस्तान में भी अभी हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज? हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर वो बहुत कम है। अशोका है, फ्लेम है। हाँ नहीं, मैं जा चुकी हूँ, होने वाले हैं सबको। हाँ नहीं, मैं अशोका जा भी चुकी हूँ। मैं एक कजिन पढ़ता था, तो एनीवेज तो अभी है इंडिया में भी है, पर कम है। कितनी अशोकाएं हैं? हाँ कम है बिल्कुल। तो ये एक बात थी। हाँ, और जैसे कि हम ख्याति आपने बोला कि फाइनली मुद्दा होना चाहिए चॉइस का। ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा चॉइस होगी तो वो बेहतर है। ये क्या है कि सरकार बैन लगा के रखती है और एजुकेशन के विकल्पों पर, वो कैसे अच्छा हो सकता है? खैर ठीक है। दूसरी आलोचना ये है, और ये शायद ठीक आलोचना है, ये लोग कह रहे हैं कि यार आपने फॉरेन एजुकेशन को बोल दिया कि आप बेसिकली अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपने एक तरीके से प्रॉफिटेबल एजुकेशन हो सकता है ये मान लिया,
पर आपने ये लोकल सर यूनिवर्सिटीज़ को तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। उनको अभी भी आप बोल रहे हो कि आप नॉन प्रॉफिट ही रह सकते हो, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा वगैरह, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे अनइक्वल एकदम संतुलित नहीं है आपकी नीति ना, तो आप एक तरीके से जो प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनको आप बोल रहे हो ठीक है सब कुछ चलेगा, आप जो करना है करो, लेकिन अगर आप लोकल हो तो आपके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। तो ये एक फ़र्क है। शायद इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ पर भी पाबंदियां हैं उसे घटाया जाए, बल्कि ये बोलना कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ना आने दो। खैर, लेकिन ये एक आलोचना है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ये बहुत बढ़िया चीज है ना प्रणय, मतलब मुझे तो लगता है ये भी कभी कभी फायदा होता है, बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए हिंदुस्तान की कंपनियों का भी फायदा हो जाता है। ये हमने बाकी सेक्टर्स में भी देखा है, जब एफडीआई ओपन करते हैं तो क्योंकि फिर आपको अपने लोकल लोगों को भी बराबर प्लेइंग फील्ड देना पड़ता है ना, तो ये मुझे लगता है लोकल लोगों को भी एकदम चुप रहना चाहिए, चुपचाप से ये सब आने देना चाहिए, फिर 2 साल बाद बोलना चाहिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, फिर उनको भी अलाउड हो जाएगा। नहीं, इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ। और तीसरी आलोचना, मतलब आलोचना तो खैर नहीं है, पर ये पॉइंट है कि अब ये सरकार ने जो ये नए रेगुलेशंस हैं इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा है कि जो कोर्सेज हैं वो भारत की संप्रभुता और इंटेग्रिटी के विरुद्ध नहीं जाने चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब आप थोड़ा एक्सटेंशन ले तो मुझे नहीं लगता कोई लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी को आने भी देंगे। हो सकता है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, शायद ऑस्ट्रेलिया की कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो क्वांटम टेक करना चाहती है, इस तरीके की चीज़ें शायद उन्हें पॉजिटिव होगी। और मुझे लगता है ठीक है यार, वो भी बेहतर है, अभी ना होने से अच्छा वो भी हो जाए तो भी पॉजिटिव ही है। लेकिन मुझे लगता है कि लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल है आना अभी तक। वो एक लाइन जो है वो खतरनाक लाइन उन्होंने डाल रखी है लिबरल आर्ट्स के लिए, उन्हीं को मना करना चाहते हैं। तो जो ख्याति आपका थोड़ा जो सपना इन लोगों ने पहले से देख लिया कि ये हम नहीं होने देंगे। चलो कोई नहीं। कोई बात नहीं। तो हाँ, यही मुद्दा था और हम लोग सोच रहे थे इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप बताइए हमें कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्हें भारत में आना चाहिए या नहीं, और आपके क्या वितर्क है बताइए हमें, और फिर इसके ऊपर पुलियाबाजी जारी रखेंगे। शायद अगर हो सके तो हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे। हम लोगों ने एजुकेशन पे एक्चुअली कोई पुलियाबाजी की नहीं है, तो किसी एजुकेशन गुरु को बुलाएंगे और उनसे ज्ञान लेंगे। खत्म करने से पहले हमारी पिछली पुलियाबाजी पे हमको क्या कहते हैं कमेंट आया, हमने पिछली बार पूछा था जो हमने रोड के ऊपर करी थी ख्याति, तो उस पर हमारे एक श्रोता हैं कृष्णा, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है, क्योंकि हमने एज ए एग्जांपल लिया था वो सैंकी रोड की वाइडनिंग का बैंगलोर में, और वो उसी एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमको काफी लताड़ा है कि भाई तुमने जनरल ज्ञान पेल दिया, एक हम क्या कहते हैं ये वाली रोड जो है ये बननी नहीं चाहिए, और उनके पास में बहुत सारा डेटा भी उन्होंने हमको दिया कि क्यों नहीं बननी चाहिए, और डेटा वगैरह से ज्यादा और वो हमारा मेन पॉइंट भी था कि वो एक एग्जाम्पल था। चीज ये है कि आप ये नहीं सिर्फ बोल सकते कि सिर्फ, और उनके साथ हमारे थोड़े से तर्क वितर्क भी हुए कि भाई ये नहीं कि हर फ्लाईओवर अच्छा है या हर फ्लाईओवर बेकार है। जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया कि भाई फ्लो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो अच्छी बात है, और कभी कभी सिर्फ एक बस स्टॉप मूव करने से भी उतना ही फायदा मिल सकता है जितना पूरा फ्लाईओवर बनाने से, तो फिर से बस स्टॉप मूव कीजिए। और दूसरी चीज जो हमने मिस करी पिछली बार, बिल्कुल भी हमने पेडेस्ट्रियंस की बात नहीं करी, क्योंकि हम सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट की बात कर रहे थे, पर उसमें पेडेस्ट्रियन इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम सड़क की बात करते हैं। तो वो एक बिल्कुल हम मानते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए हैं, पहले पेडेस्ट्रियंस के लिए होनी चाहिए, बाकी जितनी जगह बचे उसमें गाड़ियां जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो धन्यवाद। अमीन, इस तरह से आप लोग हमको लिखते रहिए, आलोचना भी कीजिए, हमसे लड़ाई झगड़ा कीजिए, आर्ग्यूमेंट कीजिए, इसी तरह की पुलियाबाजी होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। Hey, what a great week it has been on the IVM Podcast Network. We have a special announcement. Introducing Club Paisa Vaisa, where you get episodes of Paisa Vaisa 3 days before release, bonus and ad-free content, and access to the full show archive. So get your yearly membership today for only ₹6.99.
log on to club.ivmpodcasts.com/paisavaisa. On Pulyabazi, Khyati, Pranay and Saurabh discuss if hacking off trees to widen the roads will solve the growing traffic issues in Bengaluru. On The Wire Talks, Siddharth talks to journalist and author Nilanjan Mukhopadhyay about the future of the current ruling party as the nation inches closer to the 2023 general elections. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Harish Krishnan, Senior Fund Manager Equity at Kotak Mutual Funds, about the rising investment in cryptocurrency and good investment habits. And on Explain Like I'm 10, Meghnad asks what is history to author Manu S. Pillai and IVM content producer Anthony. Find the episode on the All About Now channel. And once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some really exciting stuff for you over there. Follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. If you like our show, spread the word, tell your friends and don't forget to rate and review them wherever you're listening to them. You'll also find our shows on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Capgemini and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.